आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की चित्रकला में हमने इससे पहले वाले वीडियो में मेवाड़ शैली से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। मेवाड़ शैली में हमने नाथद्वारा शैली का अध्ययन कर लिया, मेवाड़ शैली जिसमें उदयपुर शैली उसी में आ जाती है। इसके बाद हम मेवाड़ शैली का जो तीसरा पार्ट है देवगढ़ शैली और चौथा पार्ट होगा चावंड शैली, इन दो शैलियों की चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला जो बिंदु होगा वो होगा मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़, अजमेर जैसे जैसलमेर आदि शैलियों की चर्चा करेंगे। तो मेवाड़ शैली का तीसरा जो बिंदु है वो है आपका देवगढ़ शैली। कौन सा? देवगढ़ शैली। तो देवगढ़ जो शैली की यदि हम बात करें, देवगढ़ जो ठिकाना है, एक तो यहाँ के जो सामंत हैं वो 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ ठिकाने के जो सामंत हैं 16वें उमराव कहलाते थे और देवगढ़ ठिकाना की जो स्थापना है वो राज सिंह के शासनकाल में होती है। 1680 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पीले रंग की अधिकता देखने को मिलती है, मुख्य रूप से पीले रंग की अधिकता देखने को मिलेगी। तो देवगढ़ शैली से संबंधित 5-7 लाइनें हैं, कुछ यहाँ के चित्रकार होंगे जैसे हरचंद, नंगा, चोखा, बैद्यनाथ, कंवला, ये कुछ चित्रकार होंगे। तो कुछ 5-7 जनरल बातें हैं देवगढ़ शैली से संबंधित, हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देवगढ़ शैली हम मेवाड़ जो स्कूल है, मेवाड़ स्कूल का ही हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो मेवाड़ शैली हो गई, मेवाड़ के बाद यानी उदयपुर शैली भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने नाथद्वारा शैली की चर्चा की। आज का हमारा बिंदु है एक तो नाथद्वारा शैली, एक तो आपकी देवगढ़ शैली और एक है चावंड शैली। उसके बाद हम बात करेंगे मारवाड़ स्कूल की। तो देवगढ़ शैली, अगला जो बिंदु है आपका वो है देवगढ़ शैली। एक तो ये जो देवगढ़ शैली है ये जयपुर, जोधपुर, ये मेवाड़ का समन्वित रूप है। जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ का ये समन्वित रूप है। देखिए, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर का समन्वित रूप। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर का समन्वित रूप है। जो देवगढ़ शैली है, जो एक तो मारवाड़, एक मेवाड़ और एक जयपुर का समन्वित रूप है। इसी प्रकार देखिए रावत द्वारिकादास चूड़ावत, रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने 1680 ईस्वी को राज सिंह के समय, मेवाड़ का शासक है राज सिंह, 1652 से 1680 ईस्वी। तो रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने 1680 ईस्वी को राज सिंह के समय देवगढ़ ठिकाना की स्थापना की। देवगढ़ ठिकाना की स्थापना की। तो देवगढ़ ठिकाना की जो स्थापना है वो किसके समय होती है? राज सिंह के समय। मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राज सिंह और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? रावत द्वारिकादास चूड़ावत। रावत द्वारिकादास चूड़ावत। यहीं से देवगढ़ शैली की शुरुआत होती है। इस प्रकार देवगढ़ शैली की शुरुआत हुई। इस समय देवगढ़ शैली की शुरुआत हुई। तो इसी समय यानी जब देवगढ़ ठिकाना की स्थापना की जाती है, इसी समय देवगढ़ शैली की शुरुआत होती है और इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंगारे को दिया जाता है। श्रीधर अंगारे, श्रीधर अंगारे
श्रीधर अंगारे। तो इस शैली को प्रकाश में लाने वाले, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीधर अंगारे को दिया जाता है। यहाँ पीले रंग की अधिकता देखने को मिलती है, पीला रंग की अधिकता देखने को मिलती है। यहाँ पीला रंग की अधिकता, पीला रंग की अधिकता देखने को मिलती है। तो यहाँ मुख्य रूप से कौन से रंग की अधिकता देखने को मिलती है? पीले रंग की अधिकता देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए, यहाँ के जो सामंत हैं, यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। यहाँ के सामंत यानी देवगढ़ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। यानी देवगढ़ के सामंतों क्या कहा जाता था? 16वें उमराव कहा जाता था। तो ये मारवाड़, मेवाड़, जयपुर का समन्वित रूप है। रावत द्वारिका दास चूड़ावत ने 1680 ईस्वी को राज सिंह के समय देवगढ़ ठिकाना की स्थापना की। इसी समय से यानी इस समय से देवगढ़ शैली की शुरुआत होती है। श्रीधर अंगारे, ये जरूर याद रखना है, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीधर अंगारे को। और पीला रंग की अधिकता देखने को मिलती है। मुख्य रूप से कौन से रंग की अधिकता है? पीला रंग की। और यहाँ की जो सामंत हैं यानी देवगढ़ के सामंतों को 16वें उमराव कहा जाता था। इसी प्रकार यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं, यहाँ के भित्ति चित्र हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? यहाँ के भित्ति चित्र हमें देखने को मिलते हैं, एक तो अजारा की ओवरी और एक मोती महल में। अजारा की ओवरी और एक है आपका मोती महल। तो अजारा की ओवरी और मोती महल में यहाँ के हमें भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार यहाँ के चित्रों का विषय देखिए, यहाँ के चित्रों का विषय यानी किन से संबंधित, कौन से विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए? चित्रों का विषय। तो यहाँ के चित्रों का विषय अगर हम बात करें, प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, अंतःपुर, श्रृंगार। नंबर 5 है सवारी और नंबर 6 है राजसी ठाट बाट, राजसी ठाट बाट। तो ये यहाँ के चित्रों के विषय हैं, यानी देवगढ़ शैली के चित्रों के विषय हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, श्रृंगार, सवारी और राजसी ठाट बाट। यहाँ के भित्ति चित्र हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अजारा की ओवरी और मोती महल में। अजारा की ओवरी और मोती महल में यहाँ के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ये चित्रों के विषय हो गए। देवगढ़ के जो सामंत हैं उन्हें 16वें उमराव कहा जाता था। देवगढ़ के सामंत क्या कहलाते थे? 16वें उमराव कहलाते थे। और देवगढ़ ठिकाने की जो स्थापना है वो किसके समय होती है? राज सिंह के समय। और संस्थापक कौन था? रावत द्वारिका दास चूड़ावत। संस्थापक कौन है? रावत द्वारिका दास चूड़ावत इसका संस्थापक था। अब यहाँ के प्रमुख चित्रकार देखिए कौन कौन है। इस शैली के
प्रमुख चित्रकार, यानी देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? चित्रकारों के नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। हरचंद नंगा, चोखा, बैद्यनाथ, हरचंद नंगा, चोखा, बैद्यनाथ। इसके बाद एक है आपका बगला, एक है कांवला फर्स्ट और एक है कांवला सेकंड। तो ये यहाँ के चित्रकार हैं, हरचंद नंगा, चोखा, बैद्यनाथ। ये चार तो नाम याद हो जाएंगे, हरचंद नंगा, चोखा, बैद्यनाथ, बगला, कांवला प्रथम, कांवला सेकंड। तो ये हो गई आपकी देवगढ़ शैली। तो देवगढ़ शैली संबंधी 5-7 लाइनें हैं, आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चावंड शैली में 5-7 लाइनें हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। चावंड शैली, इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी शैली? चावंड शैली। चावंड शैली। चावंड शैली की यदि हम बात करें, आपको पता होगा महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया था। तो प्रताप ने 1585 में चावंड को संकटकालीन राजधानी बनाया और यहीं से चावंड शैली की शुरुआत हुई। तो प्रताप ने चावंड उदयपुर में है, चावंड को राजधानी बनाया। तो प्रताप के समय इस शैली की शुरुआत होती है, प्रताप के समय शुरुआत हुई। इस चित्रकला शैली की शुरुआत किसके समय होती है? महाराणा प्रताप के समय। चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत प्रताप के समय हुई और प्रताप के समय ढोला मारू का चित्र या प्रताप के समय की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू है। प्रताप के समय की प्रसिद्ध कृति जिसका नाम है ढोला मारू, और ये ढोला मारू है 1592 ईस्वी की, और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो प्रताप के समय की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ढोला मारू। कौन सी है? ढोला मारू। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में, यहाँ सुरक्षित है। तो चावंड शैली की जो शुरुआत है वो प्रताप के समय होती है। किसके समय होती है? प्रताप के समय। सर्वाधिक जो विकास है इस शैली का, सर्वाधिक विकास महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप के पुत्र जिनका नाम क्या है? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के समय इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। यद्यपि शुरुआत की बात करें तो शुरुआत किसके समय होती है? प्रताप के समय। सर्वाधिक विकास अमर सिंह फर्स्ट के समय। अमर सिंह फर्स्ट के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, अमर सिंह फर्स्ट के समय प्रसिद्ध चित्रकार था निसारदीन। प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निसारदीन। और इस निसारदीन के द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया। इसने
रागमाला 1605 ईस्वी का चित्रण किया। तो रागमाला का जो चित्रण है वो किसके समय होता है? अमर सिंह के समय। ये चावंड शैली है। चावंड शैली की शुरुआत प्रताप के समय, और इसका सर्वाधिक विकास है वो किसके समय होता है? प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के समय। और इनके समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निसारदीन। और निसारदीन की द्वारा किसका चित्रण किया गया? रागमाला का चित्रण। प्रसिद्ध कृति है, इस समय की प्रसिद्ध कृति है 1605 में। और प्रताप के समय की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ढोला मारू 1592, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये हो गया आपका मेवाड़ शैली। इसके बाद हम बात करेंगे मारवाड़ स्कूल की। इसके बाद अगला जो बिंदु होगा वो होगा मारवाड़ स्कूल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मारवाड़ स्कूल की। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है अपना मारवाड़ स्कूल। तो मारवाड़ स्कूल के बारे में देखिए, मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल की यदि हम बात करें तो इसमें हमें अलग अलग बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, किशनगढ़, अजमेर शैलियों का अध्ययन करना है। मारवाड़ स्कूल के जो प्रारंभिक चित्रावशेष हैं, चित्रों के जो अवशेष हैं वो प्रतिहारकालीन ओद निरुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। प्रतिहारकालीन ओद निरुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। इसी प्रकार तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कंग्यूर और तंग्यूर। उन्होंने मारू देश के, यानी मरु प्रदेश हो गया, मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिन्होंने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। और मारवाड़ी साहित्य में जो चित्र हैं वो प्रेम आख्यानों पर आधारित हैं। यहाँ के जो चित्र हैं प्रेम आख्यानों पर आधारित हैं। तो यहाँ की जो शैली है, मारवाड़ जो स्कूल है, स्कूल से संबंधित पहले 5-7 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। उसके बाद अपना जो टॉपिक होगा वो अलग अलग भागों में डिवाइड होगा, जैसे जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली और किशनगढ़ शैली। उनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पहले हम मारवाड़ स्कूल से संबंधित 2-4 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ की मारवाड़ी चित्रकला का जो वैभव है, मारवाड़ी स्कूल का है, मारवाड़ी चित्रकला का जो वैभव है वो राज दरबार से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनमें देखा जाता है। तो मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ी चित्रकला का जो वैभव है वो जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में तो यहाँ की चित्रकला का जो वैभव है यहाँ की चित्रकला का वैभव जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में, जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। यानी मारवाड़ी की जो चित्रकला है, मारवाड़ी चित्रकला का जो वैभव है वो जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। और लामा तारानाथ जिनका संबंध कहाँ से है? तिब्बत से। लामा तारानाथ जिनका संबंध कहाँ से है? तिब्बत से। तिब्बती इतिहासकार थे। इन्होंने सातवीं सदी में
मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। ये लो, लामा तारानाथ ने मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है और इस श्रृंगधर ने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। यक्ष शैली ध्यान रखना है। तो राजस्थान का वह चित्रकार जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया वो कौन हो जाएगा? श्रृंगधर। यक्ष शैली को जन्म दिया, इसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। और जो तारानाथ हैं, तारानाथ की जो रचनाएं हैं वो भी आप साथ साथ याद रख लें। इनकी रचनाएं हैं कंग्यूर व तंग्यूर। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं कंग्यूर व तंग्यूर। कंग्यूर व तंग्यूर। तो मारवाड़ी चित्रकला का जो वैभव है वो जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? श्रृंगधर का। और यहाँ के प्रारंभिक चित्रावशेष, यहाँ के प्रारंभिक चित्रावशेष प्रतिहारकालीन ओध निरुक्तिवर्ती में देखे जा सकते हैं। प्रतिहारकालीन ओध निरुक्ति व्रति में देखे जा सकते हैं। यहाँ के प्रारंभिक चित्रावशेष हमें कहाँ मिलते हैं? प्रतिहारकालीन रचना है ओध निरुक्ति व्रति, इसमें देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ के जो चित्र हैं मारवाड़ी साहित्य के प्रेम आख्यानों पर आधारित हैं। यहाँ के चित्र मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यान यानी प्रेम आख्यानों पर आधारित हैं। तो प्रेम आख्यान पर आधारित जो चित्र हैं उनका हम जोधपुर शैली में अलग से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार यहाँ के जो प्रारंभिक चित्र हैं उनको देख लीजिए। इस शैली के यानी मारवाड़ स्कूल के जो प्रारंभिक चित्र हैं उन चित्रों को देखिए। यद्यपि यहाँ के जो साहित्य से संबंधित जो चित्र हैं वो मुख्य रूप से प्रेम आख्यानों पर आधारित हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ के जो प्रारंभिक चित्र हैं उन चित्रों को देख लीजिए। कौन कौन से चित्र हैं? एक तो ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा एक चित्र है, ढोला मारूरा दूहा। एक है भागवत, एक है फूल मतीरी वार्ता, फूल मतीरी वार्ता। एक है वीरमदेव, सोनगरारी बात। तो ढोला मारूरा दूहा, भागवत, फूलमतीरी वार्ता, वीरमदेव, सोनगरारी बात। एक है बेली कृष्ण रुक्मणीरी बात, बेली कृष्ण रुक्मणीरी बात। एक है चंद्र कुंवरी बात, नंबर 6,
चंद्र कुंवरी बात, एक है हंसराज बत्सराज चौपाई, हंसराज बत्सराज चौपाई, एक उपदेश मालाकृति नंबर 8, उपदेश मालाकृति, और एक है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। तो ये यहाँ के प्रारंभिक चित्र हैं। प्रारंभिक चित्र हमें देखने को मिलते हैं, यद्यपि प्रारंभिक चित्रों के जो अवशेष हैं प्रतिहारकालीन ओध निरुक्ति वृत्ति में देखने को मिलते हैं। तो मारवाड़ स्कूल की यदि हम बात करें, चित्रकला का जो वैभव है जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। लामा तारा ने 7वीं सदी में मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, और इस श्रृंगधर ने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। ये तारानाथ की 2 रचनाएं हैं, कंग्यूर और तंग्यूर। प्रारंभिक चित्रावशेष प्रतिहारकालीन ओध निरुक्ति वृत्ति में देखे जा सकते हैं। यहाँ के चित्र मारवाड़ी साहित्य के प्रेम आख्यानों पर आधारित हैं, और प्रारंभिक चित्र प्रेम आख्यानों पर आधारित जो चित्र हैं उनका हम जोधपुर शैली में अध्ययन करेंगे, अलग होंगे वो चित्र। तो प्रारंभिक चित्रों में ढोला मारूरा दूहा, भागवत फूल मतेरी वार्ता, वीरमदेव सोनगरारी बात, वेली कृष्ण रुक्मणी बात, चंद्र कुंवरी बात, हंसराज बत्सराज चौपाई, उपदेश मालाकृति और रसिक प्रिया। तो ये मारवाड़ स्कूल से संबंधित कुछ सामान्य परिचय था। इसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर शैली की। सबसे पहले हम बात करेंगे जोधपुर शैली, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद नागौर, उसके बाद आपका किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर, जो भी शैलियाँ हैं उनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो मारवाड़ स्कूल से संबंधित कुछ सामान्य परिचय था, सामान्य जानकारियाँ थी। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जोधपुर शैली की। अब आज का जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, वो है इसमें जोधपुर शैली। जोधपुर शैली, इस शैली का जो पूर्ण विकास है वो 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ। इस शैली का पूर्ण विकास 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ, और राव मालदेव को मारवाड़ में कला एवं संस्कृति के नए परिवेश का या जन्म देने वाला या नए परिवेश का एक तरीके से श्रेय दिया जाता है। कला और संस्कृति का नया परिवेश इसी के समय शुरू होता है, राव मालदेव के समय शुरू होता है। और यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्रकार था वीरजी नामक चित्रकार ने 1623 में रागमाला चित्रावली को चित्रित किया था। तो जोधपुर शैली संबंधित पहले कुछ सामान्य जानकारियां हैं, उसके बाद अलग अलग शासकों के समय अलग अलग विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसे जसवंत सिंह के समय मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार अजीत सिंह के समय स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। अभय सिंह के समय डालू राम नामक चित्रकार था, जिन्होंने अभय सिंह को नृत्य करते हुए चित्रित किया है। तो कुछ विशेषताएं हैं, हम डिटेल से विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो जोधपुर शैली की यदि हम बात करें, इस शैली का पूर्ण विकास 16वीं 17वीं सदी में हुआ। तो अपन एक एक बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। 16वीं 17वीं शताब्दी में इस शैली का पूर्ण विकास हुआ। 16वीं 17वीं शताब्दी में इस शैली का पूर्ण विकास हुआ, और राव मालदेव को मारवाड़ में कला व संस्कृति के नवीन परिवेश का श्रेय दिया जाता है। तो
तो मारवाड़ में नवीन परिवेश यानी कला और संस्कृति के नवीन परिवेश का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? राव मालदेव को। इसी प्रकार इस शैली में कौन से रंगों की अधिकता थी? लाल और पीला, लाल व पीला। इसी प्रकार यदि हम वृक्ष की बात करें तो मुख्य रूप से आम का वृक्ष ज़्यादा चित्रित किया गया है। आम वृक्ष की यदि हम बात करें, आम। इसी प्रकार पशु पक्षी की बात करें, पशु पक्षी, ऊंट, घोड़ा, हिरण, श्वान। ऊंट, घोड़ा, हिरण, श्वान यानी कुत्ता, और खंजन पक्षी को बखूबी रूप से दर्शाया गया है। ध्यान रखना है, खंजन पक्षी। कौन सा पक्षी? खंजन पक्षी। इसे बखूबी रूप से दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। तो जोधपुर शैली 16वीं-17वीं शताब्दी में पूर्ण विकास होता है। राव मालदेव को मारवाड़ में कला व संस्कृति के नवीन परिवेश का श्रेय दिया जाता है। और रंग है लाल व पीला, वृक्ष है आम, पशु पक्षियों में ऊंट, घोड़ा, हिरण, श्वान, खंजन पक्षी। इसी प्रकार देखिए, यहाँ की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण चोखेलाओ महल कहाँ देखने को मिलते हैं? एक तो चोखेलाओ महल में, एक तो है चोखेलाओ महल, एक है चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र। चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र। यानी यहाँ हमें इनमें चोखेलाओ महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र में प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो 16वीं-17वीं शताब्दी में पुनः रिवाइज कर लीजिए, पूर्ण विकास हुआ। राव मालदेव को नवीन कला संस्कृति के प्रवेश का श्रेय दिया जाता है। लाल पीला, वृक्ष आम है। पशु पक्षी ऊंट, घोड़ा, हिरण, श्वान यानी कुत्ता। खंजन पक्षी को बखूबी रूप से दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। प्रतिनिधि चित्र शैली के जो उदाहरण है चोखेलाओ महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र में मिलता है। इसी प्रकार 1610 ईस्वी में रचित व चित्रित, 1610 ईस्वी की यदि हम बात करें, 1610 ईस्वी में रचित व चित्रित भागवत में, 1610 ईस्वी में रचित व चित्रित भागवत में मेवाड़ व मारवाड़ की चित्र शैली की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। विशेषताएं देखने को मिलती हैं। 1610 में रचित एक है पुस्तक है जिसका नाम है भागवत। भागवत में मेवाड़ व मारवाड़ की चित्र शैली की विशेषताएं हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। प्रतिनिधि चित्र शैली के जो उदाहरण हैं वो चोखेलाओ महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार 1623 में वीरजी इसने 1623 में 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष, पाली का प्रसिद्ध वीर पुरुष जिसका नाम है विट्ठल दास चंपावत, विट्ठल दास
चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। चित्रित की गई। तो ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वीर जी नामक चित्रकार का संबंध कौन सी शैली से हो गया? जोधपुर शैली से। और इन्होंने पाली के प्रसिद्ध वीर विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की। इन्होंने रागमाला चित्रावली चित्रित की। और वीर जी नामक चित्रकार का संबंध कहाँ से हो गया? मारवाड़ से। इसी प्रकार यदि हम बात करें, यहाँ का एक शासक है गज सिंह। हम अलग अलग शासकों के समय की अलग अलग उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। गज सिंह, इसके समय ढोला मारू व भागवत से संबंधित चित्र बने। ढोला मारू व भागवत से संबंधित चित्र बने। जोधपुर का शासक है, शासक का नाम है गज सिंह। गज सिंह के समय किस किस से संबंधित चित्र बनते हैं? ढोला मारू व भागवत। ढोला मारू व भागवत से संबंधित। इसी प्रकार एक शासक आता है जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम, इसके समय चित्रकला में नया मोड़ आता है और इसके समय चित्रकला में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो चित्रकला में नया मोड़ आया। यद्यपि हम बात करें मारवाड़ का या जोधपुर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। लेकिन जसवंत सिंह 1638 से 78 तक हैं। ये शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन थे। ये कौन कौन से दो मुगल शासकों के समकालीन थे? शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन थे। 1638 से 1678 उत्तराधिकारी युद्धों में भाग लेते हैं। उसके बाद ये औरंगजेब की सेवा में चले जाते हैं। वो जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जसवंत सिंह प्रथम के समय चित्रकला में नया मोड़ आया। इसके समय कृष्ण चरित्र की विविधता व मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, देखा जा सकता है। तो जसवंत सिंह 1638 से 78 तक के शासक थे। तो चित्रकला में इसके समय नया मोड़ आता है। कृष्ण चरित्र की विविधता देखने को मिलेगी चित्रों में और मुगल प्रभाव भी देखा जा सकता है। जसवंत सिंह प्रथम के बाद यहाँ का शासक बनता है अजीत सिंह। इसके बाद यहाँ का शासक कौन बनता है? अजीत सिंह। अजीत सिंह के समय स्वतंत्र चित्रण की परंपरा शुरू होती है। इसके समय मारवाड़ में, जोधपुर में स्वतंत्र चित्रण की परंपरा शुरू हुई। स्वतंत्र परंपरा की शुरुआत होती है। इसके समय के जो चित्र बने थे वो सबसे सुंदर चित्र माने जाते हैं। सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र बने। सबसे अधिक सुंदर व प्राणवान चित्र बने। किसके समय? अजीत सिंह के समय। अजीत सिंह के समय सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण। इसके समय सामंती संस्कृति यानी सामंतों की संस्कृति का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद एक शासक आते हैं जिनका नाम है अभय सिंह। शासक का नाम है अभय सिंह। अभय सिंह, अभय सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार था डालू राम अथवा डालू।
प्रसिद्ध चित्रकार, इनके समय का प्रसिद्ध चित्रकार था डालू अथवा डालू राम। ध्यान रखना है। तो ये वीरजी नामक चित्रकार है, इसका संबंध भी कौन सी शैली से है? जोधपुर शैली से। हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, मैं एक बार नोट कर देता हूँ। अभय सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? डालू। और इस डालू ने अभय सिंह को नृत्य करते हुए चित्रित किया है। डालू ने अभय सिंह को नृत्य करते हुए चित्रित किया है। नृत्य करते हुए चित्रित किया है, इसे नृत्य करते हुए चित्रित किया है। ध्यान रखना है, अभय सिंह को नृत्य करते हुए चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? डालू राम। और ये डालू राम का संबंध भी कहाँ से हो गया? आपका जोधपुर शैली से। और इसके जो अवशेष हैं, यानी ऐसे जो चित्र हैं, ये नृत्य, अभय सिंह को नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? एक तो मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर, मेहरानगढ़ संग्रहालय, यानी चित्रों के अवशेष कहाँ हैं? मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर। कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर। एक बार पुनः देखिए, हम जोधपुर शैली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो बिंदु है वो है जोधपुर शैली, और इस जोधपुर शैली से संबंधित यदि हम बिंदुओं पे चर्चा करें, इस शैली का जो पूर्ण विकास है वो 16वीं 17वीं सदी में हुआ। पूर्ण जो विकास है वो कब होता है? 16वीं 17वीं सदी में होता है। राव मालदेव को मारवाड़ में कला व संस्कृति, राव मालदेव को मारवाड़ में कला व संस्कृति के नवीन परिवेश का श्रेय दिया जाता है। इन्हें मारवाड़ में कला व संस्कृति के नवीन परिवेश का श्रेय दिया जाता है। इसमें रंग होगा लाल व पीला, वृक्ष मुख्य रूप से आम, पशु पक्षी की बात करें ऊंट, घोड़ा, हिरण, श्वान, और खंजन पक्षी को बखूबी रूप से चित्रित किया गया है। खंजन पक्षी को बखूबी रूप से चित्रित किया गया है। प्रतिनिधि चित्र शैली के जो उदाहरण हैं वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? चोखेलाव महल और चित्रित उत्तराधयन सूत्र में। प्रतिनिधि चित्र शैली के जो उदाहरण हैं चोखेलाव महल और चित्रित उत्तराधयन सूत्र में देखने को मिलते हैं। 1610 ईस्वी में रचित व चित्रित भागवत में मेवाड़ व मारवाड़ की चित्र शैली की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो वह पुस्तक या वह ग्रंथ जिसमें मेवाड़ मारवाड़ चित्र शैली की दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं वो कौन सा हो जाएगा? भागवत। 1610 में चित्रित है। वीरजी नामक चित्रकार ने 1623 में पाली के प्रसिद्ध व वीर पुरुष विट्ठल दास संपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। रागमाला चित्रावली को चित्रित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मारवाड़ की बात करें, जोधपुर की बात करें तो कौन होंगे? वीरजी नामक चित्रकार। एक शासक आते हैं गज सिंह के समय ढोला मारू व भागवत से संबंधित चित्र बने। महाराजा गज सिंह के समय ढोला मारू व भागवत से संबंधित चित्र बने। जसवंत सिंह प्रथम के समय चित्रकला में नया मोड़ देखने को मिलता है, यानी एक तो कृष्ण चरित्र की विविधता, यहाँ के चित्रों में कृष्ण चरित्र की विविधता देखने को मिलेगी और मुगल प्रभाव देखा जा सकता है। अजीत सिंह, यानी जसवंत सिंह के बाद शासक बनते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह के समय स्वतंत्र चित्रण की परंपरा की शुरुआत होती है। जोधपुर में अजीत सिंह के समय स्वतंत्र चित्रण की परंपरा की शुरुआत हुई और इसके समय के जो चित्र थे सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र थे। इसके समय जो चित्र बने वो सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र थे। सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। तो जोधपुर के किस शासक के समय सामंती चित्रण की परंपरा का सजीव चित्रण देखने को मिलता है? वो कौन हो जाएंगे? अजीत सिंह। अभय सिंह की यदि हम बात करें, अभय सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? डालू अथवा डालू राम। अभय सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? डालू अथवा डालू राम। और इस डालू राम के द्वारा अभय सिंह को नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। डालू राम ने अभय सिंह को नृत्य करते हुए चित्रित किया और मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में यह चित्र हमें देखने को मिलता है, यानी ये चित्र के अवशेष हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये जोधपुर शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं।
इसके बाद देखिए दोस्तों, जोधपुर शैली संबंधित और 5-7 लाइनें हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। एक शासक है भीम सिंह, जोधपुर का एक शासक है भीम सिंह। तो इस भीम सिंह के समय दशहरा दरबार का सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसके समय दशहरा दरबार का चित्रण किया गया था। दशहरा दरबार एक सुंदर उदाहरण है। दशहरा दरबार एक सुंदर उदाहरण है, यानी जोधपुर का वह शासक जिसके समय दशहरा दरबार का एक सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, चित्रित किया गया, दशहरा दरबार से संबंधित चित्रित किया गया, वो कौन हो जाएगा? भीम सिंह। इसके बाद एक शासक आता है मान सिंह। मान सिंह के समय चित्रकला का चरमोत्कर्ष विकास हुआ। मान सिंह ये जयपुर का शासक नहीं है, मान सिंह राठौड़ है। तो मारवाड़ चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इसके समय जोधपुर की चित्रकला या जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष विकास हुआ। जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष यानी चरम सीमा पर पहुंच गई किसके समय? वो होगा मान सिंह। अब ये जो मान सिंह था ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। ये जो मान सिंह है ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। तो वैसे आपको ध्यान रखना है, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? जोधपुर में। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव हमें जोधपुर में देखने को मिलता है। तो इसने नाथ संप्रदाय से संबंधित अधिक चित्र बनवाए। तो मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष विकास किसके समय हुआ? मान सिंह। नाथ संप्रदाय का अनुयायी था और नाथ संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक चित्र किसके समय बनते हैं? मान सिंह के समय। अब मान सिंह के दरबार से संबंधित प्रमुख चित्रकार देखिए, इसके दरबार से संबंधित प्रमुख चित्रकार मान सिंह के दरबार से संबंधित प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, अमरदास भाटी, दाना भाटी। ये जो दाना भाटी है इसके चित्रों से मारवाड़ शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रकार था। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार, इसी के प्रयासों से मारवाड़ शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, जिसका नाम क्या है? दाना भाटी। इसके बाद हम बात करें राम सिंह भाटी, एक है माधोदास, एक है शंकरदास, एक है शिवदास। ये मान सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मान सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, माधोदास, शंकरदास और शिवदास। ये जो शिवदास है, शिवदास ने स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया है। स्त्री को हुक्का पीते हुए चित्रित किया है। हुक्का पीते हुए चित्रित किया है।
स्त्री को हुक्का पीते हुए चित्रित करने वाला चित्रकार कौन है? शिवदास। और ये किसके समय का चित्रकार है? मानसिंह के समय का चित्रकार है। इसी प्रकार तख्त सिंह एक शासक आता है यहाँ का, तख्त सिंह, जिससे हम यहाँ बात करें तख्त सिंह। तख्त सिंह के समय कंपनी शैली यानी ब्रिटिश शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तख्त सिंह के समय, महाराजा तख्त सिंह के समय कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके समय यूरोपीय पद्धति पर आधारित चित्र आकर्षण के केंद्र बने। इसके समय यूरोपीय पद्धति पर आधारित चित्र आकर्षण के केंद्र बने। आकर्षण के केंद्र बने। तो ध्यान रखना है किस शासक के समय कंपनी शैली का प्रभाव, यूरोपीय पद्धति का प्रभाव, कंपनी शैली अथवा यूरोपीय पद्धति पर आधारित जो चित्र हैं वो किसके समय आकर्षण के केंद्र बन गए थे? तख्त सिंह के समय। अब यहाँ के चित्रों का जो विषय है वो प्रेम आख्यान पर आधारित है। यहाँ के चित्रों का विषय प्रेमाख्यानों पर आधारित है। और प्रेम आख्यान से संबंधित किन किन का चित्रण यहाँ होता है? प्रेम यानी यहाँ के चित्रों का जो विषय है वो प्रेम आख्यानों पर आधारित है। और प्रेम आख्यानों पर आधारित किस किस का चित्रण होता है? ढोला मरवण, मूमल महेंद्र, ढोला मरवण, मूमल महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, रूपमती बाज बहादुर। और एक है कल्याण रागनी। नंबर 4 है कल्याण रागनी। और देखिए यहाँ के जो चित्र हैं प्रकृति का जो चित्रण है वो प्राकृतिक परिवेश के आधार पर हुआ। प्रकृति का चित्रण प्राकृतिक परिवेश के आधार पर किया गया है। परिवेश के आधार पर यानी अगर हम बात करें प्रकृति का जो चित्रण है वो प्राकृतिक परिवेश के आधार पर किया गया है। तो मारवाड़ की प्रकृति कैसी है? मारवाड़ का प्राकृतिक परिवेश कैसा है? जैसे हम बात करें रेत के टीले, रेत के टीले, कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, और रेगिस्तान में विचरण करता हुआ ऊंट, रेगिस्तान में विचरण करता हुआ ऊंट। यानी जैसा प्राकृतिक परिवेश है उसी के अनुसार प्रकृति का चित्रण किया गया है। रेत के ऊंचे